हाँ जी, देखो अपना कर रहे हैं। पहले तो ये बताओ, कल वाली असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम आई क्वांटम में? क्वांटम मैकेनिक्स की असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम आई? पर मैंने की नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, ट्राई कर लेना, बता देना मेरे को। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले ना बेसिक चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। एक या दो ये लेक्चर भी इसके क्वांटम ये भी क्वांटम के अंदर है सर? नहीं नहीं, अलग है ये तो। न्यूक्लियर फिजिक्स तो अलग ही है। क्वांटम अलग था, न्यूक्लियर अलग है। और क्वांटम न्यूक्लियस, कंप्लीट होगी। हाँ क्वांटम इतनी ही करनी है। अगर क्वांटम में से ऐसा मान लो भी, मास्टर कैडर तो सारा ही कवर होता है उसमें। लेक्चरर कैडर में कुछ हायर लेवल के जो टॉपिक है उनमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगर कोई आता भी है तो एक या मैक्सिमम दो क्वेश्चन का रिस्क है। ठीक है। अब हम न्यूक्लियर फिजिक्स जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर पहले एक या दो लेक्चर जो है वो बिल्कुल बेसिक मैं आपको कराऊंगा तैयार। उसके बाद हाई लेवल पर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक हमने करना है वो है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से आपको पता है अभी इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। एक गोल्ड फॉइल ली थी, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। उसमें हुआ क्या था कि हमारे पास गोल्ड के आइटम थे इस तरह से, और उन एटम्स के अंदर का जो पार्ट था उनका न्यूक्लियस वाला पार्ट, और यहाँ कहीं से अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा था। अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बारमेंट की गई थी। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे सीधा गया, जाके इस गोल्ड फॉइल से जाके इंटरेक्ट किया इसने। तो यहाँ पर हमें कुछ देखने को मिला भी, कुछ एक अल्फ़ा पार्टिकल तो सीधे निकल गए थे इसमें से, कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए थे, कुछ एक ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए थे, और जो बिल्कुल हेड टू हेड कोलाइड किए न्यूक्लियस के साथ वो वापस मुड़ आए थे। तो जो 180 डिग्री पर सर वापस मुड़ के आए थे। सर हाँ जी बोलो। सर रिकॉर्डिंग भी कर लियो प्लीज ना। हाँ जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर वो बाद जो पढ़ते हैं फिर रिकॉर्डिंग देख के बढ़िया समझ आਉਂਦਾ। कैसे? सर जो मतलब रिपीट करते हैं ना फिर रिकॉर्डिंग देख के बढ़िया पता लग गया। ठीक ठीक ठीक। तो जब ये पार्टिकल जब इसके साथ इंटरेक्ट हुआ तो हमने देखा भी मोर देन 90% या मोर देन मतलब 95% जो पार्टिकल थे वो तो स्ट्रेट चले गए थे, है ना। मोर देन 95% पार्टिकल सीधे चले गए, और 1000 में से कोई एक पार्टिकल जो है वो क्या हुआ था, वापस मुड़ के आया था, और कुछ पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए थे। तो यहाँ पर इन चीज़ों की अभी बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं कि इस टॉपिक से ना कुछ बेसिक बातें पूछी जा सकती हैं, और एक इसमें कंसेप्ट पूछा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, और एक पूछा जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर का। तो वो दो फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक मैं आपके साथ ना फाइल शेयर करूंगा क्लास के सर बाद ही। कंप्यूटर ने कैसे करवा दिया क्या आपने? नहीं नहीं, कॉम्पटन और फोटो इलेक्ट्रिक दोनों ही पढ़े हैं। वो जो अपने ये करेंगे ना, अपने एटॉमिक फिजिक्स करेंगे, उसके ठीक अंदर है। मैं दोनों ही आर्टिकल बता दूंगा। वो दो जगह आते हैं दोनों ही आर्टिकल, अगर आप सिलेबस देखोगे तो कॉम्पटन और फोटो इलेक्ट्रिक दो जगह हैं। तो उसको क्वांटम में नहीं करवा रहा मैं, उसको दूसरी जगह करवाऊंगा। हालांकि उसके क्वेश्चन आपको क्वांटम के असाइनमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, देखो कुछ तो इसकी थ्योरी है, उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ना एक बात नोट कर लेना, कुछ मॉडल्स आएंगे अभी आगे जाके, शेल मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, कलेक्टिव मॉडल, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स करने ही करने हैं, या ऐसे कह दो भी इनकी सक्सेस क्या थी इन एक्सपेरिमेंट्स की या मॉडल्स की, और इनका फेलियर क्या था, वो करना ही करना है। वो मैं आपको एक PDF शेयर करूँगा क्लास के बाद, उसे
उस पीडीएफ से गो थ्रू हो जाना, क्योंकि उसमें बहुत थ्योरी लिखी हुई है, उन थ्योरी को पढ़ना है आप सभी थ्योरी को पढ़ना है आपने। यहाँ पे मैं वो थोड़ा एक्सप्लेन करवा दूँगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ ये था, जब ये अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास पहुंचा तो यहाँ से ये क्या हो गया था, रिपेल हो गया था। यहाँ से ये क्या हो गया था, रिपेल। तो इसमें आपसे एक पूछा जा सकता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है ना, उसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल को हम इक्वल रख देते हैं, यहाँ जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/4πε0 Q1। मान लो इसके ये जो न्यूक्लियस है इसमें Z प्रोटॉन है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, ZD। अल्फ़ा पे मैंने आपको चार्ज बताया था, याद रखना होता है, अल्फ़ा के ऊपर चार्ज होता है Q अल्फ़ा, चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल प्लस 2E, तो उसका 2E आ जाएगा, और डिवाइड बाय डिस्टेंस अप्रोच का, सिंपल डिस्टेंस अप्रोच, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहाँ से बस R0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो नॉर्मली आ जाती है 2ZE² डिवाइड बाय 4πε0 हाफ mv²। ZD क्या है सर? क्या चीज़? ZE Z है गोल्ड के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, प्रोटॉन। हाँ, ये न्यूक्लियस का ले रहे हैं चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, हाँ ZE, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो अब मैंने, आप ये सोचोगे भी सर आपने सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की क्यों बताया, क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी ही रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हुई थी। इससे पहले हम ये मानते थे, थॉमसन मॉडल जो आया था उससे हम ये मानते थे कि जो सबसे छोटा पार्टिकल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, अर्थ पर एग्जिस्ट करता है, वो एटम है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पता चला वो एटम नहीं है, वो न्यूक्लियस है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है इम्पैक्ट पैरामीटर। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का ही रिजल्ट है दूसरा भी, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, जैसे मान लो इधर अपने पास न्यूक्लियस रखा हुआ है और ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है इधर से, तो ये जब न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा तो ये डिफ्लेक्ट होगा। तो ये बिल्कुल वो पार्टिकल है जो हेड टू हेड जाके टकराता है, और एक पार्टिकल मैं और मान लेता हूँ यहाँ ऊपर, यहाँ पर ये दूसरा अल्फा पार्टिकल है, ये भी सपोज करो इस तरफ जा रहा है ऐसे, ये न्यूक्लियस के पास जाके क्या करेगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा। ये तो हेड ऑन वापस मुड़ आएगा, ये थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा न्यूक्लियस के पास जाके। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना बिटवीन एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस एंड वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये जो वेलोसिटी वाली लाइन है, और एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस, एक्सिस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि न्यूक्लियस के सेंटर में से पास हो रही है ये वाली लाइन, इसी को इम्पैक्ट पैरामीटर बोला जाता है। आप इसे बोल सकते हो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस वाली जो लाइन है, एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस भी बोल सकते हो। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी टिपिकल सी वैल्यू है इसकी, उसको देख के घबराना नहीं है, उसमें कुछ चीज़ों को बस ध्यान में रखना है। इसकी वैल्यू होती है ZE² cot θ/2 डिवाइड बाय 4πε0
हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये याद करना ही। इसमें वैल्यू याद रखो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो ये ध्यान रखो कम से कम ये कोट है, यहाँ पर कोस कैसे लिखा गया है, यहाँ पर कोट है, कोट। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आप लर्न करना चाहते हो तो इतनी बात ध्यान में रखो कि इम्पैक्ट पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोट थीटा बाय 2, या एग्जाम में ही आ सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। एक मिनट रुकना, मम्मी, ओ मम्मी, क्लास लग रही है पता नहीं चला। या इतना ध्यान में रखो कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंजेंट थीटा बाय 2 हो। ये थीटा क्या है, कोई बच्चा पूछे तो थीटा ये चीज़ है जो ये डिफ्लेक्शन होता है ना, कितने एंगल पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसे ही बोलते हैं थीटा। तो एंगल पे डिपेंडेंस ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर जरूर ध्यान में रखना। बाकी कुछ कुछ फॉर्मूला इसे ध्यान में देखो, ये जो मैंने पीछे लिखवाया है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसमें ऊपर 2 जेड स्क्वायर आ रहा है, बस इसमें जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ एम बी स्क्वायर, तो याद रखने में आसानी रहेगी। एक तीसरी बात इसमें हमने ध्यान में रखनी है, तीसरा पॉइंट, थीटा ते बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे थोड़ी थीटा डायरेक्ट, ऐसा नहीं बोल सकते हम बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, ये बोल ही नहीं सकते हम, क्योंकि ये जो कोट और टैन है ये मतलब थीटा ਵਧੂ है तो बी ਵਧੂ ही। नहीं 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 नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जितना पार्टिकल दूर जाऊगा डिस्टेंस भी तो ਵਧੂ ही। थीटा कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हो आप, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। नहीं जे डिफ्लेक्शन ज्यादा होती है, ठीक है, वो ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं करूंगा ना। ज़्यादा दूर जाएगा तो सीधा निकलने की कोशिश करेगा ना, ठीक है। तो इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो आपने ध्यान रखना है। तीसरा आपसे पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं 1 बाय साइन 4 थीटा बाय 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये सिर्फ अल्फा पार्टिकल के लिए भी नहीं है, कोई भी स्कैटरिंग हो रही हो ना, कोई भी स्कैटरिंग हो, कोई एक चीज़ किसी चीज़ से आके टकरा रही हो, तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल आपसे थीटा से पूछ सकते हैं, उसकी डिपेंडेंस क्या होगी। तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन रेज टू पावर 4 थीटा बाय 2, ठीक है। अब इसके बाद ये तो पॉइंट्स हो गए कुछ जो हमें रदरफोर्ड के बारे में याद रखने हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इम्पैक्ट पैरामीटर है और नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल है। इसके बाद हम करते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या मॉडल बनाया। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल, एक मिनट रुकना, कौन है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला पॉइंट, इसने बताया कि मोस्ट ऑफ द मास, किसी भी एटम का जो ज़्यादातर मास है कितना, मोर देन 99%, मोर देन 99%, 99% से भी ज़्यादा जो मास है, एंड ऑल ऑफ द चार्ज of an atom concentrated in a very
small region called atomic nucleus, तो इसने भाई न्यूक्लियस की एक तरह से क्या तो नींव डाल दी थी। उसने बता दिया था अभी न्यूक्लियस एक जो एटम जिसे हम बोल रहे हैं, उस एटम के अंदर भी एक छोटा सा रीजन होता है। उस छोटे से रीजन के पास एटम का ज़्यादातर मास होता है 99% से भी ज़्यादा, और सारा चार्ज भी उसके पास होता है। अब आप कहोगे सर न्यूक्लियस के पास थोड़ी सारा चार्ज होता है, न्यूक्लियस के राउंड में इलेक्ट्रॉन भी तो घूमते हैं। बस ये फेलियर भी मिल गया आपको कि रदरफोर्ड को इलेक्ट्रॉन के बारे में पता ही नहीं था, इलेक्ट्रॉन तो बाद में डिस्कवर हुआ। तो रदरफोर्ड कहता था अभी जितना भी एटम के पास चार्ज होता है वो सारा का सारा कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। दूसरा, इसने कहा कि न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसने अल्फा पार्टिकल को रिपेल किया, तो न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिवली चार्ज। सर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ क्यों? ना इलेक्ट्रॉन तो फिर बाद में डिस्कवर हुआ ना, मतलब ऐसे नहीं कह रहा मैं कि इलेक्ट्रॉन बाद में डिस्कवर हुआ, ये वाला फिनोमिना बाद में डिस्कवर हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ये वाला फिनोमिना, ये बाद में पता चला हमें। ये रदरफोर्ड ने बताया था? नहीं आप समझ, हाँ रदरफोर्ड ऐसा था ना, जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तभी नहीं पता चला उसे। जब तक किसी को ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन एटम में एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है। फिर रदरफोर्ड ने पहले तो एक कहानी ये बनी कि न्यूक्लियस में मान लो जेड प्रोटॉन है, तो उसने बोला भी जेड, किसी ने बोला भी जेड इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में ही होंगे। फिर इसका जो सेकंड पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ये गलत हो जाता। फिर रदरफोर्ड ने एक और कहानी बनाई, उसने बोला कि प्रोटॉन, जेड प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस में है ना तो Z/2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होंगे और Z/2 बाहर घूम रहे होंगे, Z/2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह के कई हाइपोथेसिस आए थे इसमें, अलग अलग तरह के। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक्चुअली थॉमसन ने बोल दिया था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ न्यूट्रल तो था, न्यूट्रल एटम उसको न्यूट्रल करने के लिए उसने किया था ना। हाँ, उसने कहा भी ये पॉजिटिव है। फिर 2-3 तरह के हाइपोथेसिस आए। ये जो सारी बातें हैं ना, ये पता क्या होती है कि कोई साइंटिस्ट जब कोई डिस्कवर कर लेता है बात को, तो उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं बहुत सारे लोग। तो अगेंस्ट खड़ा होना ऐसे नहीं है भी कोई ख़राब बात है, वो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप उसमें कमियां नहीं निकालोगे तो फिर नई डिस्कवरीज नहीं होती। तो वो अपने मॉडल को लगातार क्या कर रहा था, मॉडिफाइड करता जा रहा था। पहले बोला भी आधे इलेक्ट्रॉन अंदर होंगे, आधे बाहर घूम रहे होंगे। जैसे अभी उसने क्या बोला, देखो ये देखो पहली लाइन मैंने क्या लिखवाई है, सारा चार्ज एटम के अंदर ऑफ एन एटम है जो एक छोटे से रीजन में कंसनट्रेट होगा, जिसे न्यूक्लियस बोलेंगे। फिर इसने बोला कि वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। फिर वो आगे जाके बताता है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन इसके राउंड पे भी घूम रहे होते हैं, तो ये पहले वाला पॉइंट गलत हो गया। अभी तो उसने बोला कि सारा चार्ज सेंटर पे कंसनट्रेट होगा, तो फिर राउंड में कहाँ से आ गया चार्ज। तो ये कुछ कमियां भी हैं। अभी मैं आपको उसके एजम्पशन लिखवा रहा हूँ। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इट्स साइज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर का होगा, जिसे फर्मी मीटर बोलते हैं। उसने कहा ये इतनी डिस्टेंस उसने कहाँ से निकाली, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और जो इम्पैक्ट पैरामीटर है उसी से उसने रिजल्ट निकाला कि एक न्यूक्लियर का जो साइज़ है वो फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। तीसरा उसने ये बताया कि एटम का ज़्यादातर जो स्पेस है वो खाली होता है। इन एन एटम देयर इज मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस। ज़्यादातर जो एटम का हिस्सा है वो क्या है, खाली है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो 10⁻⁻15 डायमेंशन का है, जबकि एटम की डायमेंशन 10⁻⁻10 होती है। यानी कि 1,00,000 गुना से भी ज़्यादा हिस्सा जो है वो क्या है, खाली है। ये रदरफोर्ड ने हमें बताया। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल हो गया। अब मैं इसकी कमियां बता देता हूँ। फेलियर ऑफ रदरफोर्ड, स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाया इलेक्ट्रॉन की। हाँ, तो सबसे पहले ये स्टेबिलिटी इट मॉडल, इसका रदरफोर्ड का मॉडल क्या नहीं कर पाया, इट स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, इट दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बी एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाया।
एटम स्टेबल होता है ये हमें पता था, लेकिन उसकी थ्योरी से ये पता चला, उसके मॉडल के अकॉर्डिंग ये पता चला कि एटम को स्टेबल नहीं होना चाहिए था। दूसरा, ये स्पेक्ट्रम को भी नहीं बता पाया किसी भी मतलब रदरफोर्ड के टाइम हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पता था, और हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मतलब उसमें लाइंस मिलती हैं, जबकि रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग चलें तो कंटिन्यूस मिलना चाहिए था। तो मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम मस्ट बी कॉन्टीन्यूस। मस्ट बी कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि हर फ्रिक्वेंसी की पॉसिबल उसमें से लाइट निकलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्टीन्यूस वेयर एज प्रैक्टिकली, इन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको लिखा हुआ दे दूंगा। इट इज़ अ लाइन स्पेक्ट्रम। प्रैक्टिकली लाइन स्पेक्ट्रम कह दो, डिस्क्रीट कह दो, डिस्क्रीट कह दो। जो स्पेक्ट्रम था वो क्या था, कंटिन्यूस नहीं था, डिस्क्रीट था। लेकिन रदरफोर्ड की माने तो वो कैसा होना चाहिए था, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब हर तरह की वेव उसमें से निकलनी चाहिए थी। मतलब कंटिन्यूसली लूज करता है सर वो? नहीं, ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि अगर आप अगर स्केल बनाओगे ना, जैसे मान लो कोई एटम है, आप किसी बल्ब के अंदर, कोई डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई गैस फिल कर लो, जैसे मैंने हाइड्रोजन ही कर ली, तो जब हाइड्रोजन का बल्ब जलता है उसमें से लाइट बाहर आती है, तो उसका जो मैं स्पेक्ट्रम बनाता हूँ फ्रिक्वेंसी का, तो मेरे को ऐसे लाइंस मिलती है, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पढ़ा है ना सभी ने, पास्चन। जबकि कंटिन्यूस का मतलब होता है ऐसे लगातार हर फ्रिक्वेंसी की लाइंस मिलना, हर फ्रिक्वेंसी की लाइन मिलना। सर वही बता रहा था भी वो कंटिन्यूसली नहीं, पैकेट में नहीं छोड़ता, हाँ, एनर्जी कंटिन्यूसली छोड़ता, वही बता रहा था। हाँ, वैसे भी बोल सकते हो। तो वो बोहर ने बताया था भी, वो पार्टिकल की थोड़ी नेचर शो करता है, बोहर ने बताया था वो। हाँ, बोहर ने बोला भी ये ऐसा देख के एक्चुअली चलता में भी। वो जब ऊपर से नीचे जंप करता है तो एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग जंप करता है और उसे वेवलेंथ बाहर निकालता है। तो ये फिनोमिना भी वो नहीं बता पाया रदरफोर्ड। सर इसने स्टेबिलिटी थोड़ी एक्सप्लेन की थी रदरफोर्ड ने। हाँ सर, उसने पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन जब इलेक्ट्रॉन की होती है ना, उसके कारण वो बीच में गिर जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। हाँ। पर इतने बोला था अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, पर ये न्यूटन लॉ वो मैक्रोस्कोपिकली लगते हैं, माइक्रोस्कोपिकली नहीं लगते। ये लॉज उसने लगाए थे मैक्रोस्कोपिक वाले पार्टिकल के। हाँ, ऐसा एक्चुअली में मैंने आपको जब ये मॉडल बताया था, सही बोल रहे हो आप, उस टाइम मैंने आपको बताया था ना भी, उस टाइम क्वांटम मैकेनिक्स तो थी नहीं हमारे पास, तो हम हर चीज़ पर क्या करते थे, क्लासिकल लगाने की कोशिश करते थे। वहीं से तो इन चीज़ों का जो प्रॉब्लम है वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। और एक अच्छी चीज़ क्या है कि बोहर मॉडल अगर देखा जाए ना, बोहर मॉडल, तो मैं कहूँगा बोहर मॉडल ही है जिससे हम कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हो गई थी। बोहर मॉडल कह दो या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह दो, ये दो जब मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया था और बोहर मॉडल ने उसको यूज़ किया था अपनी मॉडल में, वहीं से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हो गई थी। तो रदरफोर्ड तक का टाइम आप मान सकते हो क्लासिकल फिजिक्स का था, क्लासिकल फिजिक्स का रदरफोर्ड तक का टाइम, और रदरफोर्ड का स्टूडेंट आगे बोहर आया, तब से आप कौन सा टाइम मान सकते हो शुरू हो गया था क्वांटम का। तो ये तीन देखो इसके फेलियर हैं। लास्ट वाला क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर वहाँ से 2-3 तरह के वो बने थे, अलग अलग अजम्पशन बनाए थे, कुछ ने बोला अंदर होगा, कुछ ने बोला बाहर होगा, वो सारी चीज़ें भी हैं अपने, लेकिन अभी क्वांटम बोहर के बाद आई थी आई थिंक सो। क्वांटम स्टार्टिंग है, क्वांटम और जो स्क्रोडिंगर जब आई थी, हाँ ये बाद में आई थी, लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत है वो बोहर और प्लैंक्स के टाइम पे हो गई थी, शुरुआत हो गई थी, मतलब उन्हें फिर आगे स्क्रोडिंजर और डायरेक्ट और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से साइंटिस्ट थे वो उसको आगे ले गई, बहुत आगे तक ले गई। एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ये शायद प्लैंक्स के टाइम की बात है। प्लैंक्स एक बड़ा ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, तो प्लैंक्स ने अपने
जो प्लैंक्स का टीचर था, नाम पता नहीं क्या था उसका, अपने टीचर को उसने बोला कि मैं रिसर्च करना चाहता हूँ फिजिक्स में। तो उसकी स्टेटमेंट ये थी उसके टीचर की कि जितना कुछ फिजिक्स में डिस्कवर होना था हो चुका। तो उसे बोला भी बेटर ये होगा भी तू किसी और फील्ड में रिसर्च कर। लेकिन फिर प्लैंक्स कह रहा हूँ, मैक्सवेल ने फिर मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने वो 4 अपने बनाई थी ना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की इक्वेशन थी जो मैक्सवेल 4 इक्वेशंस, फिर वहाँ से उसने नया लाइट के लिए ही नया सोर्स खोल दिया था लोगों के लिए। तो ये चलता रहता है नया नया। अभी तक हमारे पास 2 क्लासिकल हैं, क्वांटम है, क्या पता जब तक हम 10 साल और पढ़ें कोई नई फिजिक्स आ जाए। आपको अपने को पता चले सबसे पहले क्लासिकल थी फिर क्वांटम थी, वो दोनों ही हम पढ़ रहे थे, वो पूरी तरह से सही नहीं थी, अब एक तीसरी फिजिक्स आ गई है। तो ये तो चलता ही रहेगा। इसलिए जितना जल्दी एग्ज़ाम दे के हम सेटल हो जाएं ज़्यादा बढ़िया है, वरना हमारा ही बर्डन बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये बोहर मॉडल हो गया। बोहर मॉडल के बारे में आपको थोड़ा सा पता चल गया। अब मैं इससे आगे चलता हूँ, न्यूक्लियस के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूक्लियस क्या है, जल्दी से फटाफट इसको ख़त्म करता हूँ। न्यूक्लियस में आप सभी को पता है, एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले एक आपको पता होना चाहिए, जिसे मैं बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दूसरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम जेट बोलेंगे, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मैं ए से लिखूंगा, और इसी ए को मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो वो हमेशा n से लिखे जाएंगे और उनकी वैल्यू होगी a माइनस जेड। कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे फॉर्मूला बन के ही न्यूक्लियस में बड़े फॉर्मूला बन जाएंगे। किसी भी न्यूक्लियस की रिप्रेजेंटेशन, किसी भी न्यूक्लियस की रिप्रेजेंटेशन का एक स्पेसिफिक सिंबल होगा, वो ऐसे होगा ZXE। ध्यान से देख लो इस सिंबल को, आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही लिखा हुआ आएगा। जैसे कि मैं लिख दूँ ऑक्सीजन, है ना, तो ऑक्सीजन 816, समझ रहे हो। यानी ये जो ऊपर लिखा हुआ मिलेगा ये होगा एटॉमिक मास नंबर, यानी कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड कुछ बार क्या क्वेश्चन आया था सर किस में, मास्टर कैडर वाले में? इससे रिलेटेड देखना पड़ेगा बेटा, अभी तो मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा पेपर देख के फिर मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। और जो ये नीचे नंबर लिखा हुआ मिलेगा ये हमेशा आपको क्या मिलेगा, Z मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलेंगे। इस ये नोटेशन ऐसे जो मैंने लिखी है ये थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है, इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको ZXA, इस साइड में ऊपर लिखा हुआ मिल सकता है। मतलब आप ये ध्यान में रखो, ये डिफरेंट राइटर की बुक उठा लेना तो डिफरेंट होता है। सबसे सुटेबल जो मोस्ट एक्सेप्टेड नोटेशन है वो तो यही है। बस आप ये ध्यान में रखना, जो ऊपर लिखा हुआ मिलेगा वो A होगा, जो इधर लिखा हुआ मिलेगा वो Z होगा, और ये X की जगह उस एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे ऑक्सीजन का O है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और न्यूक्लियस की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दी। कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन उससे पहले हम बेटर होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को थोड़ा डिटेल में इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लें। तो सबसे पहले मैं न्यूट्रॉन के बारे में लिखवा देता हूँ। न्यूट्रॉन के बारे में सबसे पहला पॉइंट, न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल्स उनको बोलते हैं जिससे माना जाता है कि सब चीज़ें उसी से मिलकर बनी हैं।
तो थॉमसन के टाइम में फंडामेंटल पार्टिकल एटम को माना जाता था। फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद पता चला कि एटम के अंदर भी 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों को ही फंडामेंटल पार्टिकल बोला जाता है। अब आप कहोगे सर न्यूट्रॉन भी तो आगे फर्दर क्वार्क से मिलकर बना होता है, तो क्वार्क को फंडामेंटल बोलना चाहिए। और फिर क्वार्क भी आगे अगर आप थोड़ा सा आपने ध्यान दिया हो तो एक स्ट्रिंग थ्योरी नाम से फिजिक्स में आ रहा है, जिसमें बता रहे हैं कि क्वार्क्स भी आगे फिर फर्दर किससे बने होते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी की स्ट्रिंग से बने होते हैं। लेकिन वो हमारे अभी तक इंडिया में अपने किताबों में नहीं आया है। तो हम तो यही मानेंगे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। न्यूक्लियन, न्यूक्लियन बोलते हैं इनको क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियन मतलब सब न्यूट्रॉन या पार्टिकल, प्रोटॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोलते हैं। हाँ, सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। तो ये क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है। मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? हाँ जी सर। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा? हाइड्रोजन सर। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर स्टेबल नहीं है। मैं लिखवा ही देता हूं, अ फ्री न्यूट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन स्टेबल होता है कौन नहीं होता। तो ध्यान रखना, प्रोटॉन भी स्टेबल होता है और इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल होता है, लेकिन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर निकाल दोगे न्यूट्रॉन को तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं बताता हूँ। अ फ्री न्यूट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन स्टेबल है न्यूक्लियस के बाहर? प्रोटॉन स्टेबल है, प्रोटॉन स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल है, लेकिन न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं है। अ फ्री न्यूट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस इज अनस्टेबल एंड। अब आप सर कि वो पॉजिट्रॉन छड़ता है ਜਦੋਂ न्यूक्लियस प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन बनता है या किਵੇਂ? वो, हाँ, वो मेजोन थ्योरी है। वो इसी यही बता रहा हूँ मैं आपको, इसी में बता देता हूँ। मेजॉन इसकी इक्वेशन लिखवा देता हूँ। देखो, एक न्यूट्रॉन को अगर न्यूक्लियस से बाहर ले आओगे ना तो न्यूट्रॉन को पहली बात ऐसे लिखा जाना चाहिए। अब ये भी मैंने नोटेशन बताई, ZXA। न्यूट्रॉन खुद, न्यूट्रॉन की वजह से A की वैल्यू 1 बनेगी, लेकिन न्यूट्रॉन में कोई Z नहीं है तो यहाँ 0। जब इसे बाहर निकालेंगे तो ये एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटॉन को 1H1 से लिखा जाता है, समझ गए? आपको सर H तो हाइड्रोजन के लिए है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ही तो प्रोटॉन है। प्लस में एक बीटा रे यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, उसे इस तरह से लिखेंगे, ऊपर 0 आएगा। ये जो नीचे है एक तरह से चार्ज है, तो हाइड्रोजन पे तो +1 चार्ज है, बीटा पर -1, और एक साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। तो क्या क्या निकले हैं? एक तो निकला है प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर स्टेबल नहीं होता तो वो कैसे, किन किन पार्टिकल्स में डिके हो जाता है? प्रोटॉन, बीटा एंड एंटी न्यूट्रॉन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कितने टाइम में डिके हो जाएगा? न्यूट्रॉन लाइफ टाइम इज 1000 सेकेंड। मिनट में बनाओगे तो 15-16 मिनट बनेंगे। 1000 सेकेंड के अंदर अंदर न्यूट्रॉन क्या हो जाता है? डिके हो जाता है। सर मेजॉन्स की थ्योरी तो न्यूक्लियस के अंदर ही होती है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता रहता है। हाँ, वो न्यूट्रॉन के अंदर होती है। वो बोलता था, मेजॉन की थ्योरी ये थी कि न्यूट्रॉन के अंदर वो दोनों एक पार्टिकल को एक्सचेंज करते रहते हैं, जैसे एक बॉल हो दोनों के पास और वो एक दूसरे को दे देता है, दूसरा पहले को दे देता है। पर क्वेश्चन ये था अभी प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन करते हैं, हाँ, फिर वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों रहते हैं, ये क्वेश्चन था इसका। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से। बाइंडिंग एनर्जी के कारण। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी बोल दो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोल दो। हाँ, ये एक्सचेंज के कारण ही वो अंदर रहते हैं। हाँ, इसे मेजॉन थ्योरी युकावा ने दी थी। उसने बोला था कि एक पार्टिकल होता है, आपको पता है, आप अर्थ के साथ, अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है
तो हम भी अर्थ के साथ लगातार एक पार्टिकल एक्सचेंज कर रहे हैं, उसका नाम पता है क्या है? अगर अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है तो हम भी अर्थ के साथ एक पार्टिकल को लगातार एक्सचेंज कर रहे हैं, उसका नाम है ग्रेविटोन। तो हर फोर्स के लिए एक पार्टिकल होता है जो एक्सचेंज होता है। न्यूक्लियर फोर्स में वो मेजोन माना गया है, ग्रेविटेशन के अंदर वो ग्रेविटोन माना गया है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होती है इसके अंदर जैसे फोटोन या और भी तरह के पार्टिकल होते हैं, ग्लूऑन वगैरह वगैरह, ये माने गए हैं। ये सब इस चैप्टर के लास्ट में आएगा, न्यूक्लियस में जब ख़त्म होने वाला होगा तब आएंगी ये चीज़ें। तीसरा पॉइंट देखो, चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन हमें पता है कितना होता है। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0, इट इज़ न्यूट्रल। फोर्थ पॉइंट, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये याद रखना 1.6750 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये होता है मास ऑफ द न्यूट्रॉन। गोल्डस्टीन। आपसे पूछ सकते हैं इसकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अकेला स्पिन पूछ ले वो तो हाफ हो जाएगी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछ ले तो मैंने कल बताया था एच कट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। स्पिन पूछे तो हाफ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछे तो हाफ एच कट, और यूनिट होते हैं एंगुलर मोमेंटम के जूल सेकंड। आपसे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ ले, इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इसकी स्पिन की वजह से आता एंगुलर है। मोमेंटम एच कट हुआ, क्या चीज? एंगुलर मोमेंटम अकेला एच कट होगा? नहीं, अकेला एच कट क्यों होगा? उसमें इसका आपने एल बोला ना जैसे स्पिन का हाफ हो जाएगा। स्पिन का हाफ, और अगर आप एंगुलर मोमेंटम देखना चाहते हो तो जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए एल हमने कल पढ़ा था ना, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी एक शेल में घूमते रहते हैं। ऐसा माना गया है कि न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह लेवल बने होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर घूमते हैं। तो इनका भी एक ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर होता है, जितना वो होगा उसके साथ हम एच कट लगा देंगे उस, ठीक है, मतलब इसके मैग्नीट्यूड के साथ, मतलब √L L+1 एच कट, ये बन जाएगा। ये L इंटू एल एच कट तो नहीं आएगा ना? नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए जैसे मैंने आपको बताया ना, ऐसे इसके लिए भी पढ़ेंगे, शेल मॉडल करेंगे ना, उसमें सारा मैं आपको लिखवाऊंगा अभी एंगुलर मोमेंटम कैसे पता लगाया जाएगा। ये तो मैंने जस्ट समझाया है कि अकेला एच कट नहीं होगा, इसके साथ इसका जो भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसे हम इलेक्ट्रॉन के केस में एल बोलते हैं, वैसे ही इनके लिए भी होते हैं, वो मल्टीप्लाई में आएगा। इलेक्ट्रॉन के अंदर ये होता है L इंटू L+1। हाँ, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, वो इनके लिए भी होगा, लेकिन वेट करना पड़ेगा आपको टॉपिक के लिए, उसे शेल मॉडल बोलेंगे। और सबसे न्यूक्लियस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही वो है। पर सेम ही होता है न्यूक्लियस और इसका? नहीं, सेम नहीं होता, फॉर्मूला तो यही होता है L L+1, लेकिन उसके हाँ, एल कुछ अलग formula तरीके के होंगे, ठीक है। है ना, उस तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा। अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। अब जब मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटिक मूवमेंट तो आप सोचोगे सर न्यूट्रॉन तो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। आपने बताया था कि कोई चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तब वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तब उसका मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। तो न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ से आया? देखो, न्यूट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करेगा, उसकी वजह से तो कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं बनेगा, लेकिन न्यूट्रॉन आगे क्वार्क से बना है, और क्वार्क 3 तरह के होते हैं और तीनों ही चार्ज्ड होते हैं। तो जब ये न्यूट्रॉन स्पिन करेगा तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट बनाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यू टू स्पिन ओनली। तो आपको ये ध्यान रहेगा कि न्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है वो किसकी वजह से बनता है? सिर्फ स्पिन की वजह से बनता है, और इसकी वैल्यू होती है 9.57 इंटू 10⁻⁻27, या तो इसे एम्पियर मीटर स्क्वायर बोल दो, या इसे जूल पर टेस्ला बोल दो। ये होता है न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट। याद रखनी है इन चीज़ों को। हाफ लाइफ टाइम मैंने इसका लिखवाई दिया 1000 सेकंड, कहीं कहीं इसको 12 मिनट, कहीं कहीं इसको 15 मिनट, इस तरह से भी आ जाता है। 1000 सेकंड ज़्यादा एक्यूरेट डाटा है।
फिर है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है अगर ये किसी चीज़ के ऊपर इसको फॉल करवाया जाए, सर बम्बारमेंट क्या करवाई जाए। जूल पर क्या है? जूल पर टेस्ला। टेस्ला कहाँ से आ रहा है? मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान है, M-M.B। ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, U/B। पोटेंशियल एनर्जी जूल में होती है और B टेस्ला में होता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट जूल पर टेस्ला, और एक यूनिट तो मैंने आपको याद करवाया हुआ है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर भी लगा सकते हो इसकी जगह। पेनिट्रेशन पावर इसकी हाई होती है। नॉर्मली ये चीज़ों को क्या करता है, पेनिट्रेट कर देता है, काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट कर देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इसके कितने तरह के टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हैं, 2 तरह के न्यूट्रॉन होते हैं। एक होता है स्लो न्यूट्रॉन, एक होता है फास्ट न्यूट्रॉन। तो ये दोनों ही डिसइंटीग्रेशन के लिए काम आते हैं, स्लो एंड फास्ट। स्लो न्यूट्रॉन तो आपको ध्यान होगा, जो हम पढ़ते हैं फिशन, न्यूक्लियर फिशन, उसके अंदर कहते हैं ना यूरेनियम के अंदर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आके टकराता है। तो ये दोनों ही यूज्ड फॉर डिसइंटीग्रेशन, किसी हैवी न्यूक्लियस को तोड़ने के काम आते हैं। तो ये सारी जो बातें थी, ये जो पूरी मैंने एक तरह से आप कह दो कुंडली बनाई है, ये किसकी है, न्यूट्रॉन की है। तो न्यूट्रॉन के बारे में अब आपसे कुछ भी पूछ ले, आपको सब एक जगह लिखा हुआ मिल गया कि ये प्रॉपर्टीज़ न्यूट्रॉन की होती हैं। ये वही आ गया जो डिस्कवरी होती है जो गोल्डस्टेन ने की थी। हाँ हाँ हाँ, फिर ये बाद में धीरे उसमें धीरे सारा ही सारी होता चीज़ें है। पता चलती रही हमें। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि थर्मल न्यूट्रॉन क्या होते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन, देखो जो फास्ट न्यूट्रॉन है, फास्ट न्यूट्रॉन को अगर किसी तरीके से हम स्लो में बदल दें तो उसे ही हम थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर जो थर्मल न्यूट्रॉन है वही क्या है, स्लो न्यूट्रॉन है। नाम बस अलग है, थर्मल कह दो चाहे स्लो कह दो। सर फास्ट को किस में बदल दें? फास्ट न्यूट्रॉन को किसी मॉडरेटर, देखो फास्ट न्यूट्रॉन होता है ना जो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होता है जो न्यूट्रॉन, उसे हम कुछ चीज़ों में से पास आउट करते हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी होंगी, यहाँ एक फास्ट न्यूट्रॉन है, उसे मैं कुछ चीज़ों में से पास कर देता हूँ। कौन कौन सी चीज़ें होंगी, जैसे कि हैवी वाटर। हैवी वाटर, वेरी गुड। पैराफिन हो गया, पैराफिन, वैक्स मोम होती है जैसे, ठीक है, हैवी वाटर लिख देते हैं। या फिर ग्रेफाइट लिख देते हैं, या फिर अभी एक चाइना आपने सुना होगा आर्टिफिशियल सन बना रहा है, वो NaCl का यूज़ कर रहा है मॉडरेटर की तरह। तो जब इन चीज़ों में से यहाँ लिख देता क्या हूँ, यूज कर रहा है सर वो? NaCl, मोल्टन साल्ट का यूज़ कर रहा है वो, जो आपका सर मैंने भेजी थी ना वीडियो आपको। नहीं आपने भेजी थी क्या, नहीं देखी तो नहीं मैंने, आपने भेजी थी क्या? हाँ सर वो बनाया है उसने। हाँ मैंने तो वैसे ही शायद फेसबुक पे पता नहीं कहाँ देखा है, हो सकता है आपने जो वीडियो भेजी हो वही देखी हो मैंने, मेरे को ध्यान आ रहा है। वो एक बना रहा है, आर्टिफिशियल बना रहा है, कुछ कर रहा है पंगा वो, बना दिया सर उसने। हाँ, तो उसमें वो NaCl का यूज़ कर रहा है। तो जब इन चीज़ों में से कोई फास्ट न्यूट्रॉन निकलता है, तो जब इन चीज़ों में से वो पास आउट करके बाहर निकलेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, थर्मल या फिर स्लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो चुका होगा। नाम से ऐसा लगता है अभी स्लो हो गया है ना, जैसे पता नहीं कितना ही स्लो हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये स्लो, इसकी वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो इसकी वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन इज 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर इसे लिख लो 2.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, जबकि फास्ट वाले की तो 5 या 6 पावर में होती है। आपसे पूछ ले कि
इसकी एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखना, ये डाटा आपको एग्जाम में मैं ऐसा नहीं कह रहा ऐसा ही मिलेगा, एग्जाम में हो सकता है 0.026 लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन आपको आइडिया रहेगा। वेलोसिटी मैं कह रहा था भी, आपको लगता है स्लो न्यूट्रॉन पता नहीं कितना स्लो हो गया, ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है अपने ह्यूमंस के लिए। तो ये इतनी ज़्यादा वेलोसिटी है कि आप बठिंडा से दिल्ली सिर्फ ही कितने सेकंड में 150 सेकंड में पहुंच जाओगे, 2.5 मिनट में। तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है, लेकिन जो एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स है उसके अंदर 10⁻³ को बहुत कम वेलोसिटी माना जाता है। नॉर्मली एक मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन 10⁻6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से रिवॉल्व करता रहता है एटम के चारों तरफ। तो इस वेलोसिटी को उन्होंने स्लो माना है अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, आगे देखो। तो ये न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बातें आपको पता चल गई। ये इसलिए मैंने नोट करवा दी सब एक जगह, क्योंकि अब देखो कहीं से भी न्यूट्रॉन का क्वेश्चन आ जाए, आपको ऐसे नहीं रहेगा सर 4-5 जगह चीज़ें लिखी हुई हैं हम पजल हो गई, सब एक जगह लिखा हुआ मिल गया। आगे आ जाओ, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कितने तरह के होते हैं? तो सबसे पहले होता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स तो अभी तो किया था स्लो एंड फास्ट, क्या चीज़? स्लो एंड फास्ट नहीं किया था? अरे न्यूक्लियस का टाइप, वो न्यूट्रॉन के टाइप थे, ठीक है। टाइप ऑफ न्यूट्रॉन था। अब न्यूक्लियस के टाइप बता रहा हूँ मैं। न्यूक्लियस में सबसे पहले आता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स वो होते हैं जिन दो न्यूक्लियस का ए सेम हो, जेड डिफरेंट हो। ए क्या हो, सेम हो, लेकिन जेड क्या हो, डिफरेंट हो। एग्जाम्पल से बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1H1, उल्टा सर, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। हाँ, ये मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ जेड लिखना है, यहाँ पर ए लिखना है, यहाँ पे जेड लिखना है, यहाँ पर ए लिखना है। जेड सेम हो मतलब एलिमेंट सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो जाए। 1H1, 1H2 एंड 1H3 सभी को पता है। मोस्ट पॉपुलर क्या बोलते हैं इनको? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। टेरिटियम। हाँ, ऑक्सीजन के लिए लिख देता हूँ मैं 8O16 जो सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप है, 8O17, 8O18। हीलियम के लिख देता हूँ जैसे 2He3, 2He4। सभी में देख रहे हो जेड नीचे, जेड काउंटिंग देखो 888, इसमें 2 तो ये सेट बना रहा हूँ मैं आइसोटोप्स की। ये एक आइसोटोप का सेट हो गया, ये एक आइसोटोप का सेट हो गया, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हो गए। आपको पता है कि अपने पास 110 के समथिंग एलिमेंट्स हैं ना, केमिस्ट्री में पेरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 110 से थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन मान लो 110 हैं। 18। हाँ, लेकिन आपको पता है कि आइसोटोप को मिला के कितनी काउंटिंग हो जाती है? 10 आगे 10-12 आइसोटोप हैं। 1000 बन जाते हैं, ये 1000 आइसोटोप को मिला के। अब इसका मतलब क्या है? जैसे हाइड्रोजन के 3 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, हीलियम के 2 हैं, क्लोरीन के 2 हैं, यूरेनियम के 2 हैं, किसी के और भी बहुत ज़्यादा है काउंटिंग। जो रेडियो एक्टिव होते हैं उनके बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे सभी के आइसोटोप की काउंटिंग को गिनोगे, 3 हाइड्रोजन के, 3 ऑक्सीजन के, 2 हीलियम के, 2 क्लोरीन के, 2 यूरेनियम के, तो आपको पता चलेगा काउंटिंग 110 नहीं रहेगी, कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। और 1000 में से आइसोटोप जो स्टेबल हैं वो शायद 200 या 250 ही है। तो ज़्यादातर जो आइसोटोप्स हैं वो क्या हैं? रेडियो एक्टिव हैं। दूसरे में आ जाते हैं। एक तो हो गया न्यूक्लियस की टाइप आइसोटोप्स, दूसरे हो गए आइसोबार। आइसोबार वो होते हैं जिनका ए सेम होता है, इनका ए सेम होगा, जेड डिफरेंट होगा। जैसे कि आर्गन 1H3, 2He3, ये देखो यहाँ से दिख रहा है, ये 1H3, 2H3, इनका ए सेम है लेकिन जेड डिफरेंट है।
और एक आर्गन का सेकंड भी है, हो कितने भी हो सकते हैं, मतलब आपके भी कोई ध्यान में हो सकता है, जो मेरे ध्यान में मैं लिख देता हूँ, 6C आर्गन। 14 आर्गन। हाँ जी सर, 18 का 40 और कैल्शियम का 20 का 40। हाँ, 18 आर्गन, इसका एक 40 वाला भी होता है और एक कैल्शियम का भी होता है ना, 19 CA, नहीं सर, 20 20 ओ सॉरी 20। 20 CA, आर्गन और कैल्शियम का भी। ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ भी मिल जाता है फ्लोरीन का, आई थिंक 88O17 एंड 9F17, ये हो। अब आप कहोगे सर इतने सारे हम याद कैसे रखें, आपको याद रखने ही नहीं है, आपको तो वो ऑप्शन में देंगे, आपको कह देंगे कि फॉलोइंग में से आइसोबार सर्च करो, तो आप ये देख लेना, आइसोबार मतलब दो ऐसे एलिमेंट जिनके ए सेम हो, जेड डिफरेंट हो। आप बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बड़े बड़े एग्जाम्स में आइसोटॉप आइसोबार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। होता क्या है, अभी बच्चे हाई लेवल की प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, जो माइनर कंसेप्ट होते हैं उनको मतलब वो एक बार रिवीजन नहीं लेके जाते, तो एग्ज़ाम में जाके वो ऑप्शन देख के पजल हो जाते हैं, पता तो होता है टॉपिक लेकिन ऑप्शन देख के पजल हो जाते हैं वो। ओके, उसके बाद आता है आइसोटोन्स, तीसरे नंबर में आ जाता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में आ जाता है जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की काउंटिंग सेम हो, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब n, मतलब A-Z की काउंटिंग क्या हो, सेम हो। इसके एग्जांपल अगर आपको सर लिख के बताओ तो जैसे कि 4 बेरिलियम 9 एंड 5 बोरॉन 10, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो इसमें कितने होंगे, 9 - 4 5, इसमें कितने होंगे 10 - 5 5, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में क्या है, सेम है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिनमें सेम होंगे उन्हें आइसोटोन्स बोलेंगे, TONES, आइसोटोन्स। टॉन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स सेम होने चाहिए। फिर फोर्थ आता है, और ये फोर्थ जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद मास्टर कैडर में, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, मास्टर कैडर में ही इसका क्वेश्चन आया हुआ है, अब वाले में नहीं, पहले वालों में। इसे बोलते हैं मिरर न्यूक्लियस, मिरर न्यूक्लियाई। और ये तो पता नहीं इसमें इतना क्या इंपॉर्टेंट है, इसका नेट लेवल में भी एग्जाम, नेट और गेट में भी एग्जाम आता है, अभी भी आता है, हालांकि सभी को पता है मिरर न्यूक्लियस का एग्जाम आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, फिर भी आता है। मिरर न्यूक्लियस उनको बोलते हैं जिसके अंदर मास नंबर सेम हो लेकिन प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर इंटरचेंज हो गए हो। जैसे मैं लिख के बताता हूँ, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, न्यूक्लियस हैविंग सेम ए, जिनका मास नंबर क्या हो, सेम हो, बट विद द जेड एंड एन, एन समझ गए ना, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एन मतलब विद जेड एंड एन इंटरचेंज। इसको एग्जांपल से समझते हैं फिर आपको समझ में आएगा। जैसे 1H3 और 2He3, इस पहले वाले हाइड्रोजन जो मैंने हाइड्रोजन लिखा है इसके अंदर Z1 है, A3 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 है। इसके अंदर देखो Z2 है, A3 ही है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 हो गया। तो देखो इसमें 1 था Z, इसमें N1 हो गया, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 थे, इसमें Z2 हो गए हैं। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। क्या कहता है मिरर न्यूक्लियाई, जो दो एलिमेंट आपको मिलेंगे उनके अंदर आपने ये देखना है कि ए सेम होना चाहिए दोनों का, और एक में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं दूसरे में उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होने चाहिए। इस चीज़ को चेक कर लेना। दोबारा सुनो, मिरर न्यूक्लियस मतलब एक दो ऐसे एलिमेंट्स का न्यूक्लियस जिनके मास नंबर सेम हो, लेकिन एक में जितने प्रोटॉन हैं दूसरे में उतने क्या होने चाहिए, न्यूट्रॉन होने चाहिए। इसे बोलेंगे मिरर न्यूक्लियाई। आइसोबार भी है सर। आइसोबार तो करा दिया ना मैंने।
मैं आइसोबार भी हैगा ये मैं क्या हाँ आइसोबार तो है ही है। तो क्वेश्चन इसका ऐसे ही बनता है ना, जैसे नीचे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि फॉलोइंग आइसोबार्स में से कौन मिरर न्यूक्लियस है, इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। या आपको जैसे मान लो यही सेट दे दें, एक सेट दे दिया क्वेश्चन में, ये आपको पूछ लिया अभी ये क्या है, ए आइसोबार, बी आइसोटोप, सी मिरर न्यूक्लियाई और डी ए एंड सी। तो आप क्या लगाओगे? ज़्यादातर बच्चे इसको आइसोबार लगाते हैं क्योंकि उनको लगता है 3 और 3। थोड़ा सा केयरफुली चेक करो कि जब ए सेम है तो कहीं ये मिरर न्यूक्लियस की कंडीशन को तो फुलफिल नहीं कर रहा, तब हमारा आंसर डी आ जाएगा, ए एंड सी, यानी कि आइसोबार भी है और मिरर न्यूक्लियस भी। तो यहीं पर स्टॉप करते हैं बेटा आज का लेक्चर। कल वाले लेक्चर में थोड़ा सा और बेसिक चीज़ें करेंगे। अरे भी असाइनमेंट भेज दो किसकी? एस डी। न्यूक्लियस की एक बार थोड़ा सा काम कर लेते हैं बेटा, फिर भेजूंगा। अभी तो फिर आपको कुछ आएगा ही नहीं, ये जितना काम अब तक करवाया इसमें से 1 या 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है। थोड़ा सा भी काम हो जाए ताकि कम से कम 25-30 क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास मटेरियल तो हो। ठीक है।